घंटे पहले क्या हुआ था, कुछ दिन पहले क्या हुआ था, इसको तो हम लोग न्यूज़ के माध्यम से क्या कर सकते हैं, न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से तो हम लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात सब कुछ कर रहा है कि आप बताएं कि अगर 2000 साल पहले क्या हुआ है, ठीक है, 100 साल पहले क्या हुआ है, 5000 वर्ष पहले क्या हुआ है, इसके बारे में जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इतिहास की जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, क्या करनी रहनी चाहिए, इतिहास की जानकारी रहनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग तभी, क्योंकि देखो अगर हमको 50 साल पहले क्या हुआ उसके बारे में जानने के लिए, तो हम अगर 50 साल पहले अगर लोग रहे होंगे, चाहे अभी भी होंगे, तो वो तो बता सकते हैं आपको, या न्यूज़पेपर आप निकालोगे तो न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा 2 दिन पहले क्या हुआ था, 3 दिन पहले क्या हुआ था। मैं समझाने की आप लोग कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा आप लोग क्या कर रहा है कि अगर हम 1 साल 2 साल इसको इतिहास के अंतर्गत नहीं देखते हैं, ठीक है, लेकिन माना जाता है कि बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। पहले इतिहास की परिभाषा क्या होती है, तो पहले इतिहास का पहले आप लोग परिभाषा लिखें। सबसे पहली बात लिखो इतिहास का परिभाषा। कौन कौन बताएगा, बताओ। ठीक है, लिखो तुम लोग, लिखो। कुछ मैं अलग तरीके से लिखवा रहा हूँ, ऐसे बहुत परिभाषाएं हैं, तो मैं देख रहा हूँ तो 2-3 परिभाषा लिखवा दे रहा है। ठीक है, पहले लिखे व्यक्ति समाज, कॉमा लगाते जाना। ठीक है, व्यक्ति समाज देश की महत्वपूर्ण विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम से लिखा हुआ विवरण घटनाओं का कालक्रम यानी समय और क्रम के साथ, कालक्रम से लिखा हुआ विवरण, विवरण को हम इतिहास कहते हैं। फिर से बोलते हैं, चलो फिर से लिखो। व्यक्ति समाज देश की महत्वपूर्ण विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम से लिखा हुआ विवरण को इतिहास कहते हैं। ठीक है, पहला परिभाषा हो गया। दूसरा लिखो, इसमें इसी का परिभाषा दूसरा लिखो। कई प्रकार से लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा लिखो मानव की विशिष्ट घटनाओं के नाम विशिष्ट घटनाओं का नाम ही क्या है, इतिहास है। फिर तीसरा लिखो प्राचीनता से डेफिनेशन किसी को नहीं समझ में आएगी, तुरंत पूछेगा। ठीक है ना, प्राचीनता से मैं समझा भी दूंगा, पूछो तो ठीक रहेगा ना, नहीं समझ में आया तो।
क्योंकि देखो डेफिनेशन समझ में आएगा तो पूरा इतिहास को आसानी समझने में आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा उसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट रहेगी अपनी पढ़ने में। प्राचीनता से नवीनता की ओर, नवीनता की ओर आने वाली, नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित, नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं, मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास होता है। घटनाओं का वर्णन ही इतिहास होता है। इतिहास समझ में आया क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि मानव जाति मतलब प्राचीनता से, पुराने से लेकर के हमारे आधुनिकता तक आने तक, ठीक है ना, जो भी घटनाएं हो रही हैं संबंधित मानव जाति से, ठीक है ना, उसको, उसका जितना वर्णन किया गया है उसको हम इतिहास कहते हैं। ठीक, ऐसे हम साधारण भाषा में समझेंगे तो हम हर सेकंड हमारा बीत रहा है तो वो क्या है, इतिहास के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन ये तत्काल घटनाएं हो रही है, लेकिन हम लोग अगर 100 साल पहले हमको कुछ जानना होगा, 1000 वर्ष पहले कुछ जानना होगा क्या हुआ है, कैसे हमारे भोजन की व्यवस्थाएं पहले कैसे थी, कपड़ा पहनने की व्यवस्थाएं कैसे थी, कैसे हमारा आने जाने का साधन प्रयोग करते थे, ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं। बिना इतिहास पढ़े हमको ये नहीं समझ में आएगा कि पहले हम कैसे रहते थे, हमारे पूर्वज कैसे खेती करते थे, खेती करने की शुरुआत कैसे हुई, खेती करने के लिए क्या क्या औजार उपयोग किया जाता था, ठीक है, सबसे पहले कौन सा अनाज उत्पन्न हुआ हमारे समाज में या हमारे धरती पे, हमको सबसे पहले कौन सा अनाज का उत्पादन हुआ, इसके बारे में हमको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, हम इतिहास से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि उस समय लोग क्या के पशुपालन जब करते थे, सबसे पहले पशु का पालन किस पशु का हुआ था, इसके बारे में जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतिहास को जानना होगा। बिना इतिहास के हम नहीं समझ पाएंगे कि पहले के लोग क्या करते थे, सबसे पहले कौन सा पशु अपने पालना चालू किए, ठीक है। और उस समय कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब एक दूसरे से संवाद करने के लिए क्या व्यवस्थाएं थी हमारे समाज में या हमारे बीच, ऐसी क्या व्यवस्थाएं थी, इसके बारे में जानने बहुत चीज़ जो कि आज के लोग, आज हम क्या है, अगर कोरोना काल से पहले देखें तो हम लोग इंटरनेट की तो व्यवस्थाएं हम लोग जानते थे, लेकिन डिजिटल इंडिया का सबसे अगर विकास माना जाएगा तो ये कोरोना काल में हुआ, जिसके चलते क्या है, हम लोग आज ऑनलाइन क्लास आराम से ले रहे हैं ना। इसका कारण है जो 3 साल में, जो 2 साल 2.5 साल जो कोरोना काल चला, उसमें सभी लोग जागरूक हो गए, क्योंकि क्लासें ऑप्शन कोई किसी के पास था नहीं, क्योंकि मानव से मानव को अलग कर दिया गया था, ठीक है, अलग हो गए थे हम लोग। ऐसा हम लोग पेंडेमिक आया था ये कि क्या करते, मानव समाज को अलग कर दिया था। तो ये क्या है, ये कोरोना काल को देखा जाए तो हमारे इतिहास के बारे में बहुत सीखने को मिलेगा उससे। ठीक, ऐसे ही बहुत सी घटनाएं जो है शुरू में स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग जानने को मिलेगा। पहले जब अनाज सबसे पहले उत्पादन हुआ, उससे पहले लोग क्या खाते थे, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग को जानना होगा। अगर खाते थे तो फिर उसकी कौन सा औजार उपयोग करते थे, जानवर को मार कर खाते थे वो लोग पहले, तो किस औजार से उसको मारने का प्रयोग करते थे, आग का उत्पादन, सबसे पहले आग का प्रयोग कब किया गया, इस सब जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब आप लोग को बात समझ में आ गई क्या मेरी? अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इतिहास का एक थोड़ा सा निष्कर्ष समझ में आ गया क्या होता है इतिहास? सब लोग बोलें, सब लोग का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, खाली एक लोग नहीं बोलेंगे, सब लोग बोलें। हाँ, बोल दिया करो, क्या दिक्कत है, आवाज़ टकराएगा ना। लेकिन सब लोग म्यूट कर कम से कम एक्टिव क्लास में रहे, नहीं तो मैं कैमरा ऑन करवा के रख दूंगा। जान के नहीं कर रहा हूँ कि हो सकता है कि नेट जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। ध्यान रहे इस चीज़ को, कम से कम जब मैं बोल रहा हूँ बोलने के लिए, उस समय सब लोग बोला करें। इसीलिए हमको गुस्सा आ रहा है, देख रहे हैं कल क्लास में कोई नहीं जुड़ा, ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना होगी।
लापरवाही से पढ़ाई थोड़ी नहीं, पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन लापरवाही करके नहीं, ये बर्दाश्त नहीं है हमको। एक ही पढ़े लेकिन कम से कम एक्टिव होकर पढ़ाई करें। जो जो नहीं जुड़ा अभी हम अभी बताते हैं क्लास के बाद सबको। कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ये सब प्रश्न उठ रहा है उसमें कि हम अतीत के बारे में जानेंगे तो ये हमको जानने को मिलेगा। क्या लोग खाते थे उसमें, क्या लोग पहनते थे, क्या किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों मतलब शिकारी जो भोजन करने के लिए शिकार करते थे, शिकारियों, या ध्यान रखना तुम लोग, आखेटक शब्द प्रयोग करेगा हिंदी में, ठीक है ना। आखेटक शब्द प्रयोग करेगा हर समय, तो इसके आप लोग ध्यान रखेंगे कि आखेटक मतलब होता क्या है। आखेटक मतलब होता क्या है, ध्यान रखेंगे। आखेटकों पशुपालकों मतलब पशु का पालन करने वाले, ठीक है। कृषकों जो खेती करने वाले, कृषकों। शासकों जो शासन करते थे। व्यापारियों के बारे में, पुरोहितों के बारे में, पुरोहित मतलब कौन, पूजा पाठ जो कराते हैं पुरोहित कहलाते हैं। शिल्पकारों जो मतलब शिल्पकारों मतलब क्या, घड़ा वड़ा जो बनाते हैं लोग ना, वो शिल्पकारों में आ जाएंगे, बर्तन वाले बनाने वाले सभी शिल्पकारों में आएंगे। कलाकारों, संगीतकारों, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम लोग जानना होगा, तो जानकारी हासिल करनी होगी, तो हम अतीत के बारे में जानेंगे, तभी हमको क्या होगा, यह इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, या अतीत या इतिहास के द्वारा ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, ठीक है ना, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इस सब की जानकारी हमको कैसे मिलेगी, इतिहास की ही बारे में, इतिहास को जानेंगे तभी मिल सकता है, ठीक। अब देखेंगे हम लोग कहाँ रहते थे, ठीक है ना, लोग कहाँ रहते थे। चलो पढ़ो इसको। बोल रहा हूँ, क्या वो पूछो, कुछ पूछना है, ठीक। उत्तर पश्चिम, ऐसे देखो, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में जहां लगभग 8,000 वर्ष पहले सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल का उपजाना प्रारंभ हुआ। ये पॉइंट है। पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ सबसे पहले किस अनाज का उत्पादन हुआ। ये क्वेश्चन यहाँ बन रहा है ना, मैं लिखवाया तो नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चन यहाँ बन रहा है ना कि सबसे पहले स्थान तो पूछेगा ही कि किस क्षेत्र में हुआ था। तो किस क्षेत्र में हुआ था, तो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे पहले किस अनाज का उत्पादन मनुष्यों के द्वारा की गई थी, तो गेहूं और जौ। उसमें भी सबसे पहले जौ को माना जाता है, ठीक है ना। तो उपजाना आरंभ हुआ किस अनाज का, तो गेहूं और जौ का। फिर उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों को पता लगाएं। अब आप लोगों को समझ में आ रही है कि एक तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बारे में पता लगाने के लिए बोल रहा है। क्यों बोल रहा है कि यहाँ सबसे पहले गेहूं का उत्पादन हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखा है पता लगाने के लिए। कहाँ से पता लगाना है भाई, तो हम लोग मैप के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लोग कुत्ता को, जानवर को पालतू बनाए थे। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले कुत्ता को बनाया गया था पालतू। फिर दूसरी बात देखा तो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट। देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या है कि जो असम वाला क्षेत्र है, असम, मिजोरम, मेघालय, वो वाला क्षेत्र है हमारा, उत्तर पूर्व में आता है। क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं उसको।
वो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट आता है, जो हमारे बिहार और बंगाल के उस पार जो है सभी वह नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, ठीक है ना। गारो की पहाड़ियाँ, यहाँ मैप में देखो गारो की पहाड़ियाँ दिख रही है कहीं? ठीक है, तो गारो की पहाड़ियाँ पूछेगा, यहाँ से देखो कितना इतिहास में सब क्वेश्चन बनेगा। जैसे ज्योग्राफी था ना, वैसे ही इतिहास के बुक में थोड़ा हम लोग स्लो चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत समझने वाली चीज़ है, हर पॉइंट पॉइंट पे क्वेश्चन बनने वाला चीज़ है। अब यहाँ देखो तुम लोग, क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ कि गारो की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में है। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्ट में होता है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में क्या हुआ है, गारो की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अभी सुलेमान की पहाड़ियाँ पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? क्या बताएं, कुछ बोले हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरथर की पहाड़ियाँ कौन से? उत्तर पश्चिम के। उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ और वेस्ट। देखो कहीं सुलेमान की पहाड़ियाँ दिख रहा है? देख के बताओ जल्दी तुम लोग, दिख रहा है सबको? सबको दिखा कि नहीं दिखा? ये देखो, देखो जहाँ जहाँ हमारा सिंधु नदी लिखा हुआ है उसके ऊपर देखो किरथर और सुलेमान की पहाड़ी दिख रही है, ठीक है। ये पहले भारत के ही क्षेत्र में आता था, जो कि पाकिस्तान बन गया अभी, उस क्षेत्र में ये हमारा किरथर और सुलेमान की पहाड़ी है। लेकिन इतिहास को जब पढ़ते हैं तो हमको ये नहीं पढ़ेंगे कि ये पाकिस्तान में था इसलिए हम पढ़ रहे हैं, नहीं, ये पूरा हम भारत का क्षेत्र था, इसीलिए हम लोग इतिहास में जैसा था वैसे ही तो पढ़ेंगे, ठीक। ओके, अब आप लोग दो पहाड़ियों के बारे में पढ़ लिए। देखो बीच में बिंद पहाड़ी दिख रहा होगा आप लोग को, बीच में देखो सोन नदी के आसपास नर्मदा नदी दिख रही है, नर्मदा नदी दिख रही है। उसके बगल में दिख रहा है बिंद पहाड़ी, विंध्याचल वाला जो क्षेत्र होता है, ये बिंद पहाड़ी बहुत लंबा। हाँ हेलो, हाँ बाबा बोलो, हाँ हाँ बोलो। अभी अभी इसी वक्त, हाँ हाँ बोलो बोलो, जाने दो कोई बात नहीं, बोलो। वीडियो उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कृषि का विकास हुआ। जहाँ कृषि का विकास हुआ तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ कृषि के विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ था। सबसे पहले इस क्षेत्र में कौन सा उत्पादन हुआ था? सबसे पहले तो चावल का उत्पादन हुआ था। लिखो, नोट करके उसी में लिख लो कि चावल का सबसे पहले उत्पादन गारो की पहाड़ी तथा विंध्य की पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ज्योति इतना लेट क्यों जुड़ी हो दोनों? शुभम पता ना कौन, मधु है कि ज्योति है, कि क्यों लेट जुड़ी हो इतना? कहाँ चली गई थी? नींद पर? अच्छा 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 अच्छा, किस नाम से आया था तुम्हारा? तो मैं तो परमिशन दिया नहीं था यहाँ। अच्छा दिए थे, चलो ठीक है बात। मानचित्र पर हम सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाएंगे। मानचित्र में हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सहायक नदी मतलब क्या होती है कि जो मेन नदी होती है उसके जो सहयोग करते हैं आगे बढ़ने में। देखो यहाँ पे सिंधु नदी एक दिख रही होगी, यहाँ से ऊपर से निकल रही है और यहाँ जा करके फिर जाके पाकिस्तान में चली जा रही है। उसके देखो बीच में कई नदियाँ जुड़ी होंगी, वो क्या है? सहायक नदी। कौन कौन नदी है? सतलज, रावी, चेनाब और झेलम, और ये सब क्या है? सतलज नदी है। एक काबुल नदी भी इधर आके जुड़ जाती है। ये सब सभी नदियाँ क्या है? सिंधु नदी की क्या है? एक ब्यास नदी भी यहाँ जुड़ रही है। सब मिला के लगभग 6 नदियाँ जो हैं आकर के इससे जुड़ती हैं। 5 नदियाँ तो हमारे भारत में हो गई और एक नदियाँ आकर और जुड़ती हैं, तो 6 नदियाँ आकर उसमें जुड़ जाती हैं। किस में? सिंधु नदी में। अब सिंधु नदी को हमको क्यों दिख नहीं रहा है क्या? अरे तो बताना चाहिए बाबू ना। अच्छा ठीक है, अब दिख रहा है।
तो ये हमारा छोटा मोटा जो है हम लोग जानकारी हम ले चुके हैं इतना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले देखना, मैं बताया था ना गेहूँ के, पहले इसको पढ़ लो। ये हो गया हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ पे, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी को नदी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गई ना बात। कह रहा है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है ना, किन नदियों के किनारे, जो सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले अगर सभ्यता मानी जाएगी, विश्व की सबसे पहली सभ्यता, विश्व की सबसे पहली सभ्यता जहाँ पनपी थी, ठीक है ना, वह सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। वह सिंधु घाटी सभ्यता मतलब किस इसने नाम से बोला जाता है कि सिंधु नदी के किनारे ही इस सभ्यता का जन्म हुआ था, इसीलिए बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप लोग थोड़ा सा नोट करेंगे यहाँ पर, देखो लगभग 4700 वर्ष पूर्व, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी तथा उसके सहायक नदियों के किनारे, सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे और फले फूले। फले फूले मतलब क्या है कि बसा, फिर उसके बाद उसका विस्तार हुआ। ठीक है, फले फूले। ये 47 वर्ष पूर्व हो गई, सिंधु नदी के किनारे वाली बात हो गई, सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे बसे हुए नगर हो। मोहनजोदाड़ो एक नगर है, मैं जब इतिहास में आगे बढ़ते जाएंगे समझाते जाएंगे सब चीज़ को, ये बस बेस एक तैयार हो रहा है। फिर आगे देखो लिखा है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो आप नोट करेंगे कि गंगा नदी तथा उसके सहायक नदियों के किनारे नगरों का बसना या नगरों का विकास, ऐसे लिखो, नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि समुद्र तटीय क्षेत्र में नगरों का विकास भी 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी समुद्र तटीय क्षेत्र का विकास, समुद्र तटीय क्षेत्र में जो नगर बसे हुए थे उन लोगों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों किनारे भी जो लोग बसे, जैसे गंगा नदी किनारे बनारस हो गया, बक्सर हो गया, ये सब क्या है, अभी तो छोटे छोटे शहर हैं। वैसे बनारस काशी तो बहुत पुराना शहर है, मतलब जिसका आदि है ही नहीं, कब का हुआ है उसको किसी को पता ही नहीं। तो क्या हुआ 2500। अब लिख रहा है गंगा और इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन नदी है जो कि पटना के पास बहती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों का आसपास के क्षेत्र को मगध बोला जाता है। तो नोट करें आप लोग, थोड़ा सा नोट करें कि गंगा के दक्षिण में एक सहायक नदी है जो बिहार के आसपास, सहायक नदी है जो बिहार के आसपास है, सोन नदी। जहां प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, ब्रैकेट में बिहार लिख लेना, वर्तमान में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था, ब्रैकेट में बिहार कर लो। मगध नोट करके अलग नोट करो। मगध साम्राज्य के शासक बहुत ही शक्तिशाली हुए और विशाल राज्य स्थापित किए थे।
अशोक के बारे में पढ़ा है, चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ा है। ठीक है, जितने महान शासक हमारे हुए वो बिहार के ही धरती से हुए, ठीक है ना। तो शक्तिशाली हुए और विशाल राज्य का स्थापित किए थे। ठीक है ना। अलग आगे दे रहा है कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई, जैसे हमारे बिहार में मगध पहले नाम से जाना जाता था, बिहार राज्य बना, वैसे ही और भी स्टेटों में क्या हुआ कि इसका विकास हुआ, और भी राज्य जब बने तो ऐसे ही पहले वो साम्राज्य के हिसाब से जाने जाते थे। ठीक है ना। जनपद ऐसे करके नाम हम लोग जनपदों में पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, जनपद पहले बोला जाता था, उसके बाद इन राज्यों का विकास हुआ। ठीक है ना। अब आगे हम देखेंगे। कारण था कि लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे कि हमारा जो है प्राकृतिक आपदा के कारण हमारा घर जो है बर्बाद हो गया, या हमारा यहाँ रोजगार जो था वो खत्म हो गया। इसके लोग भी इसके रोजगार के खोजने के कारण भी लोग जाते थे। काम के तलाश में भी लोग जाते थे यात्रा करते हुए। सेनाएं यात्रा करती थी इसलिए कि वह जहाँ जाए वहाँ पर क्या करें, अपना कब्जा स्थापित कर लें, विजय कर लें, विजय मतलब जीत लें उस स्थान को। कुछ लोग यात्रा ऐसे करते थे कि उन लोग की चाह होती थी कि हम लोग घूमने जाएं, घूमने के लिए, घूमने के कारण भी अपना एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पे जाते थे यात्रा करने का। फिर लिख रहा है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। पहले लोग यात्रा करते थे क्यों, और आज के दोनों का उदाहरण आप लोग मिलाएंगे तो सबका लगभग रीजन जो है एक जैसा आप लोगों को मिलेगा। आज भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते हैं, लोग एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं, हमारे यहाँ विदेशी क्यों आते हैं, तो हमारे यहाँ विदेशी जो है घूमने के लिए आते हैं। ठीक है ना। कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। ठीक है ना। व्यापार की दृष्टि से भी लोग जाते हैं, रोजगार की दृष्टि से भी लोग जाते हैं, नौकरी के तलाश में भी लोग जाते हैं दूसरे देश में। आज भी तो लगभग कारण एक जैसा है कि नहीं है ना। सेनाएं, अब देखो अमेरिका का सेना यहाँ पर आई है ताइवान में। अब क्यों आई है कि वह किसी भी कारण से युद्ध की दृष्टि से या जो भी हो, तो पहले भी ऐसा ही होता था। पहले भी सेना आती थी तो उसका रीजन क्या होता था कि हम वहाँ जाएंगे, अगर लगेगा तो वहाँ जीत स्थापित करके वहाँ पे अपना क्या करेंगे, ठीक है ना, कब्जा कर लेंगे। ये हमारी लगभग थोड़ी सी जानकारी हम लोग इतिहास के बारे में समझ गए। इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आज हम लोग को लगभग इतिहास वाले कुछ जानकारी हम लोग को प्राप्त कर चुके हैं। तो आज जितना हम लोग पढ़े हैं उसको अच्छे से नोट्स सुनो। आज से शुरुआत करो, रक्षाबंधन का दिन है, आज अच्छे से तुम लोग ये शुरुआत करो नया कि आज पढ़ेंगे, आज ही नोट्स कंप्लीट कर लेंगे समय निकाल के, और थोड़ा मोड़ा इसको याद भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने समझा दिया है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट समय दो, रोज़ की बेस पे आप लोग काम करेंगे तो आप लोग को आसानी होगी। अगर एक सप्ताह करके तुम लोग जा करके पढ़ोगे, सिर्फ छपाई करोगे, समझ में कुछ आएगा नहीं, बाद में फिर रटना पड़ेगा। रटने वाली पढ़ाई कभी मत करना, सबको मैं बता रहा हूँ कि रटने वाला पढ़ाई कभी मत करना। रटने वाला काम नहीं करता है, बाद में भविष्य में कोई उसका प्रयोग नहीं है। एक बार समझने के बाद बार बार बस उसके क्या करना है, रिवीजन करते रहना, देखते रहेंगे। अगर हम अच्छे से एक बार समझ गए ना, फिर हमको उसको न याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। बस क्या करेंगे, एक झलक देख भी लेंगे ना, तो हमारे दिमाग में जो है, दिमाग में क्या होता है, वह रिवाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा। उसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने आगे तुम लोग पढ़ते जाओगे, जितने क्लास बढ़ते जाएंगी, वो बर्डन बढ़ता जाएगा। बर्डन क्या होता है, बढ़ता जाएगा, क्योंकि दिमाग तो हमारा उतना ही है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने बुक पढ़ते जाएं उतने हमारे दिमाग में समाहित होते जाएगा। तो पहले आप लोग ये तरीका अपना लें। पहले भी मैं बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि रोज़ ज़्यादा तो लिखवाता नहीं हूँ, 1 पेज मैक्सिमम होता है। आज भी मैं बता रहा हूँ, इसको आज ही कंप्लीट कर लोगे तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी। ये आगे से ध्यान रखेंगे आप लोग, आज से ही आज ही कंप्लीट कर लेना इसको। मैं नहीं लगेगा तो मैं मंगाऊँगा, अब रोज़ के नोट्स मंगाऊँगा, कल पूछूंगा। ध्यान रहे कि आज का पढ़ाया वो कल मैं पूछूंगा। ये मेरा आज से नया तरीका मैं पढ़ाने का कर दिया हूँ। आज का पढ़ाया हुआ कल पूछेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम पर और इसी स्थिति में। ठीक है, जहाँ से हम लोग छोड़े हैं वहीं से फिर शुरुआत करेंगे। तो सबको बाय बाय।